कहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने? रीवा पन्ना का पठार कंप्लीट हो गया था। रीवा पन्ना का पठार। अब हमारा मध्य उत्तर प्रदेश का एक और भाग बचता है, उसका नाम है नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, क्या बचता है? नर्मदा सोन घाटी, इसको और देखेंगे थोड़ा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रस्थान करेंगे सतपुड़ा श्रेणी की तरफ, सतपुड़ा रेंज की तरफ। क्लियर है? शुरू करें। वन रक्षक भर्ती परीक्षा, वन विभाग का नोटिफिकेशन आया ना? ये कहा हूँ कि आधा डाल लो, अभी 1-2 महीने कंटिन्यू को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? नर्मदा सोन घाटी की अगर हम बात करें, हेडिंग डालो पहले नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट वही देखते हैं, क्षेत्रफल एरिया। नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 86,000 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्र को या इतने एरिया को ये नर्मदा सोन घाटी कवर करती है। ठीक है। अब वहीं मैं परसेंटेज में बात करूं तो लगभग 26% एरिया मध्य प्रदेश का कवर करती है वो नर्मदा सोन घाटी। अब मैं क्रम में पूछ लूं तो सबसे ज्यादा क्रम में मध्य प्रदेश का जो परसेंटेज में बाई परसेंटेज पूछूं, सबसे ज्यादा हिस्सा कौन कवर करता है? मालवा का पठार, और लगभग कितना? 28%। पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। और उससे जस्ट बाद आती है नर्मदा सोन घाटी। इसका मतलब बाकी 5 उपभागों, 4 उपभागों की तुलना में सिर्फ मालवा के पठार से इसका कम एरिया है, बाकी सबसे काफी लंबा और काफी बड़ा एरिया है। क्लियर है? जिले की बात करें, अब इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक जिला नहीं आएगा कि सब जैसे आपने मध्य भारत में बताए थे, मालवा में बताए, जैसे प्रॉपर जिले बताओ। जिले वही होंगे जैसे मैंने अभी बताया था। चलो इसमें ऐसा समझते हैं। सबसे पहले लोकेशन की हम बात करें नर्मदा सोन घाटी की, तो उसको देखते हैं। ये नर्मदा नदी, जस्ट अपोजिट सोन नदी। तो इसके जो आजू बाजू का एरिया होगा, आसपास का जो है, से क्या कहोगे आप? नर्मदा सोन वैली। तब नर्मदा और उसकी सहायक नदियां से जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? नर्मदा सोन घाटी। क्लियर है? अब इसके जिलों की बात करें कि कौन कौन से जिले आएंगे, तो इसमें मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ जब संभाग पढ़ाए थे कि जो नर्मदा से सटे हुए जिले होंगे, चाहे नॉर्थ की बात करें या साउथ की, जो इससे सटे हुए, जो इससे लगे हुए जिले होंगे, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ रहा है? अब यहीं से जैसे देखें तो यहाँ पे पहला जिला जाएगा अनूपपुर। समझ में आ रहा है? अनूपपुर के बाद में मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, ठीक है, नरसिंहपुर, और आगे बढ़ेंगे तो आप होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, खंडवा, कुछ हिस्सा ऊपरी हिस्सा खरगोन का, यहाँ धार का हिस्सा, झाबुआ, अलीराजपुर। इस तरीके से जो नर्मदा के उत्तर और दक्षिण में लगे हुए जिले हैं, ये जिले आते हैं किस घाटी में? नर्मदा सोन घाटी में। क्लियर है? क्षेत्रफल कितना होगा इसका? याद करने में कोई परेशानी नहीं है। स्क्वायर किलोमीटर आपको दिख ही रहा होगा कि काफी हिस्सा जो है वो कवर करती है मध्य प्रदेश से। कौन? नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। अच्छा, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, वो है वर्षा। अगला पॉइंट क्या है आपका? वर्षा। आप लोग थोड़ा खुद सोच के बताओ, मैं कई बार बोल चुका हूं इसमें, क्या यहाँ पर वर्षा एक समान होगी? खुद सोच के बताओ, और अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? सोचो।
मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में, पिछली क्लास में बताया था कि पश्चिम से हम पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है या जो वर्षा है वो है 75 से 140 सेंटीमीटर, ये एवरेज। अब सर ऐसा क्यों कि ये जो पश्चिमी वाला ये रीजन होगा यहाँ तक, यहाँ हो गई 70-75 एवरेज, और जब ये पूर्व की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, अनूपपुर मंडला डिंडोरी वाला जो एरिया आएगा पूर्वी मध्य प्रदेश का, जो नर्मदा सोन घाटी में है, तो यहाँ क्या होता है, वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। कारण क्यों? क्योंकि इस हिस्से में मैंने बताया था मानसून की दोनों शाखाएं जो है बारिश होती है। समझ में आ रहा है ना? जहाँ एक शाखा से बारिश होगी ऑब्वियसली बात है वहाँ कम होगी, तो दोनों शाखाएं जहाँ बारिश करवाएंगे ज़्यादा होगी। इसीलिए आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का पढ़ाया जाता है जो पूर्व हिस्सा है, ये सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश है, सबसे अधिक वन यहाँ पर पाए जाते हैं। लगभग 50% अपनी खुद की भूमि, जैसे मंडला एक, मैं अनूपपुर के उदाहरण के लिए, तो अनूपपुर का मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो उसमें 50% 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर जब पाए जाएंगे वन फर्स्ट है, और इस तरफ आते जाओगे तो वनों की काफी कम होती है। ये डाउन, अब यहाँ से नदियों की बात करें, एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, नर्मदा। अब आपको ये तो बताने की जरूरत है नहीं, नर्मदा तो मुख्य नदी है ही और सोन भी, क्योंकि दोनों नदियों पर घाटी का नाम पड़ा है। ठीक है, तो दो नदियां तो ये हो जाएंगी क्लियर कट। फिर आता है जोहिला, फिर आता है जोहिला, मैंने बताया था ये अमरकंटक की पहाड़ी है, तो इस तरफ यूं निकलेगी नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा। फिर थोड़ा उत्तर में जाते हुए और अपना रास्ता बदलते हुए पूर्व की ओर चली जाएगी सोन। कौन सी नदी? सोन नदी। तो इसको लिख लेना, पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? सोन नदी। तो हम इसे कह सकते हैं, नदियों के चैप्टर में क्लियर पढ़ाऊंगा इसको विस्तार से, हम कह सकते हैं कि सीधी गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? सोन। ठीक है, और एक और नदी निकलती है यहीं से और उसका नाम है जोहिला। क्या नाम है? जोहिला। किन पहाड़ियों से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो तीन नदियां तो यही हो गई, नर्मदा, जोहिला और सोन। और जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन की। क्लियर समझ में आ रहा है? अब बाकी जो नदियां हैं जैसे हिरन, सक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, हथनी, इस तरीके की जो सहायक नदियां हैं वो नर्मदा की सहायक नदियां हैं, जो हम आगे वाले चैप्टर के बाद में जो चैप्टर पढ़ेंगे नदी उसमें क्लियर करेंगे। अभी बस नाम याद रखो। क्लियर है? ये मोटा मोटा ऐसा याद रख लो कि नर्मदा सोन की जो सहायक नदी थी वो इस क्षेत्र में होंगी। समझ में आ रहा है? वर्षा वो आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ एक और देखो, नर्मदा के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, और एक और पॉइंट जो आगे चल के हमको क्लियर हो जाएगा और आना भी है तो क्लियर करिए। आप लोगों को पता होगा कि जो नर्मदा नदी है ये किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में। किसमें बहती है? भ्रंश घाटी में। ठीक है, और भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली। ठीक है, मतलब वह हिस्सा भूमि का, वह हिस्सा या धरातल का वह हिस्सा जो जो मुख्य सतह है उसका थोड़ा घटा हुआ। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए ले लें तो ये कोई पर्वत है, नाम दे देता हूँ माउंटेन रेंज, और ये कोई पर्वत है तो नाम देते हैं बी। क्लियर है? और ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर आ रहा है समझ डायग्राम? अब ये जो भूमि का जो हिस्सा है, देखो ये पर्वत, ये बी, अब बीच में क्या है? मुख्य भूमि का दबा हुआ या धसा हुआ हिस्सा, इसे कहेंगे हम भ्रंश घाटी। क्या कहेंगे? भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। ठीक है, अब इसको हमारे उदाहरण से समझते हैं हम। एक नदी है उसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है?
नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। समझ आ रहा है? अच्छा दिख नहीं रहा, चलो कलर देख लो। नदी का नाम क्या है? आप देख रहे हैं? नर्मदा। इस तरीके से निकलते हुए ये किस में बह रही है? रिफ्ट वैली या ब्रंश घाटी में। और इस तरीके के जो पर्वत होंगे ये उदाहरण होते हैं ब्लॉक पर्वत का। इन्हें कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। ये शब्द याद रखना। कौन सा? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। और इन दोनों पर्वत के बीच में कोई भी नदी या जो जमीन धसी हुई है, जैसे मान लीजिए ये दो पर्वत हैं, इनके बीच में जो जमीन का धसा हुआ हिस्सा है उसे क्या कहेंगे हम? भ्रंश घाटी। जैसे कि ये क्या है? भ्रंश घाटी। और इसी भ्रंश घाटी में बहती है हमारी क्या? नर्मदा। अब एक मिनट के लिए इसको समझते हैं मैथ से। ये उदाहरण था, अब वास्तविकता पे आते हैं। आपको पता है, मैं क्लियर बता चुका हूं, यहाँ पर्वतमाला है एक, ठीक है, तो संपूर्ण नर्मदा घाटी को कवर किए दक्षिण से। क्या नाम है उसका? सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा नाम है। उत्तर की ओर कौन सी है? विंध्य है। कौन सी है? विंध्याचल या विंध्य है? और अरबी में बोला विंध्य या विंध्याचल, और दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा है, ठीक है। अब ये भी एक पर्वत है, तो बीच में क्या है इनके? भ्रंश घाटी। और इसी भ्रंश घाटी में फ्लो करती है हमारी नर्मदा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत, ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है? कह सकता हूँ ना? क्लियर समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो डायग्राम में वहां बना चुका है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी है भारत की? पता है क्यों? और यही भ्रंश घाटी कारण है मुख्य रूप से कि नर्मदा पूर्व से निकल करके पश्चिम की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये निकलती है, निकलने के बाद इसे सहारा मिल जाता है भ्रंश घाटी में, और वो रास्ता पकड़ते हुए पानी का, आपने देखा होगा कहीं भी पानी किस तरफ भागता है? ठीक है, ढलान हो जहाँ पर उसे सही रास्ता मिले। तो जैसे ही नर्मदा निकलती है उसे सहारा मिल जाता है भ्रंश घाटी का, तो वो भ्रंश घाटी के सहारे सहारे पश्चिम की ओर बहने लगती है। क्लियर है? बाकी आप लोगों ने समझ पढ़ा होगा या इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे इस साल तक। मुख्य रूप से भारत की नदियों की जो बहाव की बात करें, अम्बा क्षेत्र किस तरफ है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं तो क्या बहती हैं? उल्टी दिशा में बहती है। उल्टी दिशा से मतलब उन नदियों की तुलना में उल्टी दिशा में बहती है। वो सब पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, वेस्टर्न टू ईस्टर्न, मतलब इस तरीके से बहती है। लेकिन इनको भ्रंश घाट, दोनों नदियों को भ्रंश घाटी में सहारा मिल जाता है। कंफ्यूजन तो नहीं है भ्रंश घाटी में? रिफ्ट वैली में क्लियर है? ठीक है, इसलिए ये दोनों नदियां कहाँ से बहती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, वेस्ट टू सॉरी ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? क्लियर? बस यही है इसमें कुछ। अगला उदाहरण लिखिए, या अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा रेंज की बात करें तो मैंने कितने हिस्सों में बांटा था इसको? अध्ययन की दृष्टि से बताया था स्टार्टिंग में, 3 हिस्सों में बांटा था। पहले जो हिस्से का नाम था पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। दूसरा जो भाग था वो था, चलो इसको ऐसा करते हैं, पश्चिम से शुरू करते हैं। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। ये 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया था। याद आया कि नहीं? ठीक है।
क्योंकि ये भी काफी लंबा एरिया है, काफी चौड़ाई में फैला हुआ है, इसलिए इसको भी क्या करेंगे हम लोग बांट कर या हिस्सों में करके पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एक डायग्राम के थ्रू एक थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी साथ साथ में ड्रॉ करना है। इस पूरे आकार को, ये जो ट्रायंगल बना है, इसको मानते हैं हम लोग क्या, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा श्रेणी। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, सतपुड़ा श्रेणी। क्लियर है यहां तक? ड्रॉ कर लो इसको थोड़ा। ड्रॉ किया है यहां तक? ठीक है, समझने की कोशिश करें इसको। ये पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, ये पूरा क्षेत्र जो ट्रायंगल शेप है, इसको मान लिया हमने सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, अब इसको कैटेगरी करके समझते हैं, डिवाइड करके समझते हैं। ये जो वाला हिस्सा होगा, इस वाले शेप को कहेंगे हम क्या, पश्चिमी। इससे रिलेटेड मत समझ, समझने को, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। क्या नाम दिया इसको, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। क्लियर यहां तक? ये जो जोन होगा, ये कहलाएगा आपका पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज। और ये लास्ट में जो हिस्सा है, इसे कहते हैं मैकाल श्रेणी, मैकाल रेंज। कैटेगरी में समझ में आया? क्लियर हुआ? अब पश्चिमी श्रेणी की बात करें तो इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, और पहली विशेषता है कि ये जो वाला हिस्सा है पश्चिमी श्रेणी का, ये सतपुड़ा श्रेणी का सबसे संकरा भाग है। क्या है? सबसे संकरा भाग है, सबसे नैरो पार्ट है। कौन सा? पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, इस भाग की विशेष पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की विशेषता ये है कि ये सबसे ऊंचा भाग है। कैसा है? सबसे ऊंचा भाग है। किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। और जो मैकाल श्रेणी है, ये सबसे चौड़ा भाग, सबसे चौड़ा भाग है। अब आपसे वो पूछ ले कि निम्न में से कौन सा भाग सतपुड़ा श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग है, तो तीन उदाहरण में आ जाए तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अलग ही दिख रहा है ट्रायंगल शेप में, कि जैसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर चलना हम शुरू करें, तो यहाँ से देखो ये सकरा भाग जो है, आगे जाते 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 उसको क्या हो गया, चौड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? अब इनके विस्तार के बारे में देखते हैं। विस्तार के बारे में देखें तो शुरू करते हैं हम किससे, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। ये पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात, गुजरात के मैदान से लेकर यहाँ आता है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर दर्रा। क्या आता है? बुरहानपुर दर्रा या बुरहानपुर पास। क्लियर है? अब आपसे पूछ ले कि पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है, तो गुजरात के मैदान से या गुजरात से लेकर के बुरहानपुर के दर्रे के बीच। अब ये बुरहानपुर दर्रे के बारे में बात करें तो ये है हमारा असीरगढ़ की पहाड़ी के पास। असीरगढ़ की किले के बारे में सुना है? पर्यटन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो किस लिए फेमस है असीरगढ़ का किला? ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में ये अश्वत्थामा की कहानियों के लिए बड़ा फेमस है असीरगढ़ का किला। तो विस्तार की बात करें पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की, तो गुजरात से लेकर के बुरहानपुर दर्रे तक। और इसी तरीके से हम बात करें पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की, तो यहाँ कहाँ से शुरू होगा, बुरहानपुर दर्रे से लेकर के कहाँ तक, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा तक विस्तार है किसका,
छिंदवाड़ा तक विस्तार है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का, और छिंदवाड़ा से लेकर के विस्तार है मैकाल श्रेणी का कहाँ तक, छत्तीसगढ़ तक, छत्तीसगढ़ के प्लेन तक। तो भाई आपसे विस्तार से अगर प्रश्न पूछते उसका क्लियर आंसर मिल गया होगा। ये थोड़ा लग रहा है चौड़ाई, चौड़ाई यूं नापते हो आप? अच्छा, ये मतलब आप ये कह रहे हो, मैं ऊंचाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये ट्रायंगल शेप की बात करो, ये ट्रायंगल शेप, इसमें भी अंदर पहाड़ियां होंगी। ये ऐसा मत सोचो कि ये अंदर बिल्कुल सेम यही यही कैटेगरी, नहीं, इसके अंदर भी पहाड़ियां होंगी। अभी मैं अंदर नाम बताऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ियां होंगी तो उसमें से एक चोटी ऊपर निकल जाएगी, जैसे हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय में कई सारी चोटियां हैं, नंदा देवी है, नंदा पर्वत है, एवरेस्ट है, इस तरीके की पहाड़ियां होती हैं, तो उनकी एक अपनी विशेषता होती है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बताया, चौड़ाई में बताया है। चौड़ाई में इसको समझो, ऊंचाई में ऊंचाई काउंट होगी किसकी, सिर्फ चोटी की। ऊंचाई किसकी काउंट होगी, सिर्फ चोटी की। समझ रहे हो ना, जैसे कि महादेव श्रेणी, मैं चाहता था बाद में उसका एग्जाम्पल दूं, लेकिन वो आपने क्वेश्चन निकाल दिया तो यही क्लियर कर, जैसे महादेव चोटी, तो पूरी रेंज थोड़ी है ना, रेंज नहीं ना है उसकी पूरी, वो छोटा सा हिस्सा है उसका, छोटा सा हिस्सा है ना, तो प्रॉपर उसी चोटी की ऊंचाई की बात करेंगे हम। ठीक है, लेकिन जब चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो ये संपूर्ण भाग की बात कर रहे हैं। अभी बताऊंगा इसके अंदर भी कुछ इसके सब पार्ट है, वो अभी क्लियर करेंगे, समझते जाए। ये विस्तार हो गया। अब कुछ अन्य नामों से भी इन्हें जाना जाता है। शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमा, कहाँ से शब्द आते हैं। इसका दूसरा नाम है राजपीपला, राजपीपला श्रेणी या राजपीपला की पहाड़ी। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। राजपीपला की पहाड़ियां किसको कहा जाता है, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को। एक और अन्य नाम है इसका, इसको साफ कर दूं, एक और अन्य नाम है इसका, और वो है, इसी के अंतर्गत आती हैं छोटी छोटी पहाड़ियां, और इन्हें कहते हैं क्या, बड़वानी की, बड़वानी की पहाड़ियां। समझ में आ रहा है कि नहीं लोकेशन। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, तीन नाम होंगे, पहला पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा राजपीपला श्रेणी, और इसी के अंतर्गत आती है बड़वानी की पहाड़ियां। क्लियर। फिर चलते हैं कहाँ, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। तो इसका नाम तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी होगा, लेकिन इसी के अंतर्गत आती है क्या, सबसे पहले आती है महादेव श्रेणी। जो महादेव रेंज है वो लगभग लगभग जितनी भी इसमें सब कैटेगरी है, सब रेंज पाई जाती है, उनमें सबसे बड़ी है कौन सी, महादेव श्रेणी। अब वो पॉइंट निकल के आता है कि सबसे ऊंची जो चोटियां होंगी वो इसी क्षेत्र में होंगी, और इसी क्षेत्र में महादेव श्रेणी पर स्थित है कौन सी, खूबगढ़ चोटी, जिसके बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, खूबगढ़ चोटी। और इसकी विशेषता क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी, खूबगढ़। किस श्रेणी में आती है, महादेव श्रेणी। तो महादेव किस श्रेणी में आती है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। क्लियर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सबसे जो ऊंचाई की चोटियों की ऊंचाई के बारे में बात करेंगे तो जो सस्टेन होंगी उसकी सतपुड़ा श्रेणी के श्रेणी। क्लियर। इसकी ऊंचाई देखें धूपगढ़ चोटी की तो कितनी होगी, 1350, यहाँ तक क्लियर। अब इसी के अंदर कुछ और चोटियां आती हैं, उनमें दूसरी चोटी है ग्वालीगढ़ की चोटी, क्या, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां किसके अंतर्गत आती हैं, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। इनका विस्तार देखें तो बैतूल, बैतूल जिले और उसके आसपास के जो लगे हुए जिले हैं
वहां तक फैली हुई है क्या, ग्वालियर। इनको समझने की कोशिश करो। ये बैतूल जिला है, मैंने दिख रहा है इसको, चला नहीं दिख रहा, ठीक है, दिख रहा है। इसे कहेंगे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। क्या कहेंगे, ग्वालीगढ़। यहाँ आ जाएंगी आपकी, ये आ जाएंगी आपकी महादेव श्रेणी। क्या आ जाएंगी, महादेव श्रेणी। और यहीं पास में होगा पठार, तो इसे कहेंगे छिंदवाड़ा का पठार। छिंदवाड़ा का छोटा सा हिस्सा किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के। क्लियर है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के ही अंतर्गत आती हैं ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी या महादेव पहाड़ियां, तो छिंदवाड़ा का पठार। ज्यादा क्लियर है, नोट डाउन कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि जो लेंथी लैंग्वेज से ज्यादा हम लोग पूरा इसी डायग्राम को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और लास्ट में देखें तो आता है हमारा क्या, मेघालय। इसको नोट डाउन करो, हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट पार्ट बचता है हमारा क्या, मैकाल पहाड़ी या मैकाल रेंज। अब यही इसी मैकाल के थोड़ा ऊपर में बात करें हम लोग, तो यहाँ आती हैं छोटी पहाड़ियाँ, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, अमरकंटक की पहाड़ी। क्या 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 नाम है इसका, अमरकंटक की पहाड़ी। क्लियर है। और अभी मैंने इसी क्लास में बताया है कि इसी अमरकंटक की पहाड़ी से नदी निकलती है, कौन सी, नर्मदा। ठीक है, एक नदी निकलती है सोन, और एक निकलती है, आपको पता होगा या नहीं पता तो आगे नदियों वाले चैप्टर में बताऊंगा मैं, कि नर्मदा नदी का दूसरा नाम है मेकल सुता है। अब समझ में आया क्यों है, क्यों होगा। सुता का मतलब होता है पुत्री या बेटी, और निकलती कहाँ से है, नर्मदा जी कहाँ से निकलती हैं, मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैकाल पुत्री या मैकाल सुता नाम है नर्मदा। क्लियर है। और इसका विस्तार देखें तो छिंदवाड़ा से लेकर के छत्तीसगढ़ के मैदान किया है, वहां पर इसका विस्तार है। और यह सतपुड़ा रेंज का सबसे चौड़ाई वाला थोड़ा भाग है। क्लियर है। और ये पार्ट की कुछ विशेषता है, एक तो चूंकि ये क्या है, मध्य प्रदेश के पूर्वी एरिया में, कौन से ईस्टर्न साइड है ये, तो मैं ये चीज पहले क्लियर करके आ चुका हूँ कि जो ईस्टर्न एरिया है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर बारिश अच्छी खासी होती है कि नहीं, तो बारिश अच्छी होती है। तो इसकी विशेषता ये है नैनीताल की, कि यहाँ पर ये सर्वाधिक वनों से आच्छादित क्षेत्र है। क्षेत्र है, ठीक है, मतलब सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं कहाँ पर, इस नैनीताल शहर। क्लियर है यहाँ पर, क्लियर, हो जाओ, थोड़ा रिविजन करें 2 मिनट के लिए। हमने क्या देखा था, सतपुड़ा रेंज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, सुनना ध्यान से एक बार, और थोड़ा जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने क्या, सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में, सतपुड़ा रेंज के बारे में पढ़ना था। उसको काफी चूंकि बड़ा एरिया है तो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था हमारा पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा जो पार्ट था पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, एंड लास्ट इज मैकाल श्रेणी। अब तीनों की आपस में सबसे पहले हमने लोकेशन देखने की कोशिश की, अवस्थिति देखने की कोशिश की। ठीक है, तो अवस्थिति में क्या नाम देखा हम लोगों ने, कि जो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है वो गुजरात से लेकर के कहाँ तक फैली है, बुरहानपुर दर्रे तक। दर्रा जानते हो क्या होता है, एक वो पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा पास होता है, छोटा सा रास्ता होता है आवागमन के लिए, निकलने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि रास्ते पहाड़ों में से निकलना आसान होता नहीं है, तो छोटा सा पास होता है, छोटी सी जगह होती है, रास्ता होता है, उसको कहते हैं हम दर्रा। ज्योग्राफी की क्लास में इस साल तक वो और डीपली बताएंगे, हिमालय या हिमालय के पास कटे हुए राज्य बताएंगे जब। ठीक है, तो गुजरात से लेकर के बुरहानपुर दर्रे तक फैली हमारी पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। तो इस पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के कुछ अन्य नाम भी है,
जैसे कि राजपीपला पहाड़ी, और इसी के अंतर्गत आती है बड़वानी की पहाड़ी। क्लियर है। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ पर, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी पर, और इसके अंतर्गत आते हैं क्या, इनके अन्य नाम देखें हम लोग तो क्या होंगे, महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, और छिंदवाड़ा का पठार। अन्य नाम से मतलब ये है कि इसी के अंतर्गत या इसी के अंदर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मुख्य नाम क्या है, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। इसके अंतर्गत या इसके अंतर्गत छोटी छोटी पहाड़ियाँ, क्या नाम होगा उनका, महादेव, ग्वालीगढ़, और उसके साथ छिंदवाड़ा का पठार। विस्तार की बात करते हैं तो बुरहानपुर दर्रे से लेकर के छिंदवाड़ा तक। अब लास्ट जो पार्ट बचता है उसे कहते हैं हम मैकाल या मैकाल रेंज। ठीक है, मैकाल रेंज की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से हमें याद रखना है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो कि जिले में है, अनूपपुर जिले में। और इसी अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियों का उद्गम होता है। पहली आती है हमारी नर्मदा जी, इन्हीं के नाम पर मैकाल श्रेणी से निकलने के कारण इनका नाम पड़ा है मैकाल सुता। दूसरी सोन, और तीसरी सोन की ही सहायक नदी जोहिला। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। अब इनमें से भी प्रश्न निकाले वो, तो पहला प्रश्न ये होगा कि सबसे चौड़ा भाग अगर आपसे पूछेगा इसका सतपुड़ा रेंज का, तो सबसे चौड़ा भाग जो होगा वो होगा मैकाल श्रेणी। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, और सबसे सकरा या सबसे कम चौड़ा भाग सतपुड़ा श्रेणी का वो कौन सा होगा, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। तो सबसे ऊंचा भाग कौन सा होगा, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमने पढ़ा है, कई बार देखा भी है कि धूपगढ़ मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जो किस श्रेणी में स्थित है, महादेव श्रेणी में। ऊंचाई उसकी कितनी होगी, 1350। तो हमें पता है कि महादेव हम पढ़ के आए हैं किसमें, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब कुछ इसके पॉइंट लिख लो, ऐड कर लो। वो पहला पॉइंट ये है कि सतपुड़ा पर्वत, और इनको स्टार बना के इंपोर्टेंट बना के लिखना, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा रेंज जल द्विभाजक का काम करता है। क्या काम करता है, क्लियर है। सतपुड़ा पर्वत जल द्विभाजक का काम करता है। कैसे करता है, मान लीजिए सतपुड़ा रेंज है अपनी, सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी आती है, सतपुड़ा के उत्तर में बात करें तो नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में अगर हम बात करें तो एक नदी आती है ताप्ती, और एक नदी आती है यहाँ से गोदावरी। कौन सी नदी, गोदावरी। ये कौन सी नदी है, ताप्ती। नॉर्थ में क्यों नहीं गई ये दोनों नदियां, क्योंकि बीच में कौन था, सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा रेंज। तो इसने डिवाइडेशन का काम किया, विभाजक का काम किया कि नहीं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या निकलता है कि सतपुड़ा पर्वत जो है वो कैसा है, जल द्विभाजक का काम करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी में ऐड करके लिखो, वो ये है दूसरा पॉइंट कि सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी एरिया, सतपुड़ा पर्वत का पश्चिमी एरिया या पश्चिमी क्षेत्र पथरीला एवं पठारी क्षेत्र। अच्छा, अब मुझे बताओ, पश्चिमी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की बात करूँ तो आपसे जिलों की पूछूं, 2 जिले पूछता हूँ आपसे, तो कौन से 2 जिले होंगे, एक बड़वानी, और कुछ हिस्सा अलीराजपुर का, कुछ हिस्सा खरगोन। ये कैसा रास्ता है, कैसी जगह है, ये पथरीली जगह है, पहाड़ी युक्त जगह है। तो यहाँ क्या होता है, आवागमन की जो सुविधा होती है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन या आना जाना जो होता है वो होता है अत्यंत दुर्गम होता है। कहाँ पर, बड़वानी का जो हिस्सा है, उस हिस्सा खरगोन का, उस हिस्सा अलीराज। क्यों, क्योंकि ये पठारी और पथरीला हिस्सा है। क्लियर है यहाँ तक, विदाउट
ठीक है। इसी के साथ आपका जो सतपुड़ा रेंज था, ये सतपुड़ा पर्वतमाला जो थी वो कंप्लीट होती है तीनों पार्ट के साथ। आप आखिरी और लास्ट बचता है हमारा क्या, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। 5 मिनट का टॉपिक है, फल करें, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल भी है 34,000 वर्ग किलोमीटर, और ये होता है मध्य प्रदेश का लगभग 11%। ठीक है, विदाउट क्लियर, यस सुनो। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहे तो कितना होगा, अगर क्षेत्रफल पूछ ले कितनी संख्या में तो 34,000, तो प्रतिशत में पूछे तो मध्य प्रदेश का 11%।